अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। हम आपके साथ हैं, हफ्ते का आगाज़ है और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि हम सब पर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें और ख़ास तौर पर हमारे जो मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाई हैं गज़ा पट्टी में, जो उनका बुरा हाल है, जिस तरह से वो जंग की वजह से बेचारे घर से बेघर होकर रह गए हैं, इतनी सख्त ठंड में वो गुजारा कर रहे हैं, जब खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, गुस्ल करने को कुछ नहीं है, तो अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे। और जो अमेरिका की जानिब से कल जब सलामती काउंसिल का इजलास हुआ तो उसमें जो करारदाद पेश की गई थी कि जंगबंदी होनी चाहिए है, इंग्लैंड गैर हाजिर रहा और अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया ने ये चीज़ देखी है कि जब सब ममालिक ने, इवन के फ्रांस और रूस ने भी जंगबंदी की मुखालिफत की, लेकिन अगर वीटो किया तो अमेरिका ने किया है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं कि जो पूरी दुनिया को दिखा रही हैं कि ये जो मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन का लिबादा अमेरिका ने ओढ़ रखा है, एक एक लम्हा अमेरिका की एक एक मूव ये बता रही है कि ये इनके जो मेयारात हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो दोहरे हैं। इंसानी अच्छा, ह्यूमैनिटी की जो बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं तो फिर अमेरिका की इस तमाम तर चीज़ों में जो उसका रोल रहा है, इंतहाई शर्मनाक रहा है। अपनी अमेरिका की आवाम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंडेम कर रही है और इलेक्शंस के अंदर इसकी कॉस्ट इनको पे करना पड़ेगी। और आपको क्या लगता है कि मुझे जहाँ तक स्ट्रेटजी समझ आई है ना, कि जो बाइडन ने दोबारा तो आना नहीं है एज अ प्रेसिडेंट, वैसे ही उन पर इतनी ज़्यादा एलिगेशंस हैं, एक तो उनकी उम्र की वजह से, फिर उनकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं, जैसे उन्होंने जो ट्रांसजेंडर्स हैं, LGBTQ वाले, इनका व्हाइट हाउस के अंदर पूरा सेमिनार करवाया तो उसको पसंद नहीं किया जा रहा। और बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिस पर नाकदीन जो है वो उन पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं। बट अब दोबारा तो आना नहीं है, तो जितने भी टफ डिसीजंस हैं वो इनके दौर में करवाना चाह रहे हैं, ताकि जो नेक्स्ट आने वाले प्रेसिडेंट है या नेक्स्ट आने वाला जो भी कैंडिडेट होगा उस पर वो नज़ला ना गिरे, इन्हीं पर ये नस्ला गिर जाए। और ये नज़ला गिरना भी है कि जो कुछ हो रहा है दुनिया तो सारी देख रही है। अच्छा, इस पर हम आगे जाके भी बात करेंगे। अभी हम ये कैसे हो सकता है कि लाहौर में रहते हों या पाकिस्तान में हम रहते हों और स्मोक की बात ना करें। आप, मैं, हर दूसरा शख्स इस वक्त स्मोक से जो है मुतासिर है। इक़दामात तो बहुत किए जा रहे हैं, मैयस तो किए जा रहे हैं, बट दीज आर नॉट इनफ मैयस। इसके लिए मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। बारिश वैसे नहीं हो रही है और जो सूरत हाल है वो इंतहाई, अब आप देखें कि स्मोक और फोक फ़र्क ही ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चल रहा सामने फोक है या स्मोक है। और इसको जिस तरह सफ़र कर रहे हैं, अभी भी हमें जो मैयस जो इसकी रूट्स पे जाकर जो हमें इक़दामात करने चाहिए वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। छुट्टियां दे देना, एक दिन मुख्तस कर देना, ये तो विंटर्स वेकेशन जब होती थी तब हमें पता होता था कि फॉग है। हमारे बचपन में जब विंटर वेकेशंस थी तो पता चलता था कि फॉग है, आसमान से उतरी है, उसके ड्यू ड्रॉप्स की तरह खास से खुशबू होती थी। अभी ऐसा लगता है अगर आप रिंग रोड पे या वैसे मोटरवे की तरफ सफ़र कर रहे हो तो आपको सब कुछ धुंधला नज़र आएगा। इवन अगर केनाल रोड पर भी आप सफ़र कर रहे हैं, हालांकि पूरा केनाल में ट्रीज़ हैं, दोनों साइड्स पे दरख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि आपको हर चीज़ धुंधली नज़र आएगी, कुछ भी क्लियर विजन के साथ नज़र नहीं आएगा। आसमान तो बड़ी मुश्किल है कि आपको नज़र आए कि वो साफ़ है, किस कलर का है। आपको बहुत दूर खड़े ये जो दरख्त है, ये ग्रीनरी है, ये भी ऐसा नज़र आएगा जैसे विजन आपका ब्लर है। मैं कहती हूँ कि यही और ये होता तब है जब हमारे हुक्मरान जब आने वाले हालात के हवाले से प्लानिंग या तैयारी नहीं करते हैं ना, तो फिर ये वो खमियाजा है जिस पर अगर आज से 10 साल पहले इस पर कोई इक़दाम लिए जाते तो आज हम या हमारे बच्चे इस चीज़ को फेस ना कर रहे होते। इसी पर बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। चौधरी साहब, ये बताइएगा सर, कोई आइंदा आने वाले दिनों में कोई बारिश की फोरकास्ट है? ये स्मोक के बारे में भी ज़रा बताइएगा, कब तक हम लोग इस चीज़ को फेस करते रहेंगे? मौसम का क्या आने वाले दिनों में हाल होगा? बारिश की तवक्को है सर? देखिए, अभी स्मोक का जैसे सिलसिला चल रहा है तो इसमें अभी फॉग भी शामिल हो गई है। आजकल जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो गया और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया, तो इसमें अब फॉग का भी असर शामिल हो गया। तो अभी आने वाले दिनों में कोई बारिश का लाहौर में कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, कम से कम एक वीक तक। तो ये स्मोक तो जैसे हम मैयर लेते रहेंगे तो फिर कम होने का चांस है, अदरवाइज जैसे इतना तो इंडेक्स चलता रहेगा, जैसे 200, 250, वो जो पुराना था जो 450 और 500 वाला,
वो तो स्टबल बनना है, एक तो जो फैक्टर वो खत्म हो चुका है। अभी जो ये हमारे जो व्हीकल्स या डस्ट वगैरह जो है ये अभी एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो ये अभी सिलसिला जो है अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऊपर से ना कोई विंड इतनी ज्यादा तेज स्ट्रॉन्ग चलने का इम्कान है, ना ही लाहौर में कोई बारिश आने वाले दिनों में मतलब कब तक आप बताइएगा चौधरी साहब कि बिल्कुल ही बारिश का कोई इम्कान नहीं है, या आइंदा हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में? बिकॉज दिसंबर के लास्ट डेज में बारिशें तो शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, अभी कोई आप कह सकते हैं कि 10 डेज तक तो कोई चांस नहीं, लेकिन जो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है इसमें कोई बारिशें एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी वो भी बहुत लाइट सी है, वो कंफर्म नहीं अभी हो रही। तो बाकी दिनों में इसमें बारिश, जैसे मैं लाहौर की बताऊं तो इसमें सिर्फ 5 मिलीमीटर बारिश है, यानी इसका जो नॉर्मल है वो बहुत थोड़ा है। इन दिनों में बारिशें वैसे ही बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत कम होती है। तो ये बताइएगा चौधरी साहब कि कितनी बारिश की तवक्को है? पहले ये कहा जा रहा था कि आर्टिफिशियल रेन का भी, चाइनीज़ जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया है कि लाहौर के अंदर आर्टिफिशियल रेन जो है उसका बंदोबस्त किया जा सके, तो उस पर कुछ काम हो सका है? और अगर स्मॉग को ख़त्म करना है तो कितनी बारिशें हम एक्सपेक्ट करें कि फिर जाके कुछ स्मॉग कम होगी? कितने मिलीमीटर? देखिए अभी जैसे वो चाइना के साथ भी सिलसिला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का चल रहा है, लेकिन यूए की टीम है जो वहाँ पे जो रेन मौसमी बारिश करवाती है वो उनके साथ इनका चल रहा है, बल्कि उनकी टीम भी पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन वो क्लाउड सीडिंग के लिए जैसे नेचुरल क्लाउड होना भी जरूरी है, तो अभी तो इसलिए उसका वेट किया जा रहा है। जैसे ये नेचुरल क्लाउड आएंगे तो महकमा मौसमियात की तरफ से भी गो एट इनको मिलेगा, और क्योंकि इनके मुझे पता चला है कि यूए की टीम पाकिस्तान में मौजूद है और फिर ये सिलसिला हो सकता है। तो स्मोक तो अभी चलेगा, जैसे मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारी धुआं देने वाली हमारे ऊपर तो बहुत जोर जोर से बादल गरज रहे हैं, पता नहीं बाकी लाहौर वालों का क्या हाल होगा। चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह आपने कहा कि क्लाउड होना भी जरूरी है, नेचुरल वो जो आर्टिफिशियल रेन की जाएगी, अगर थोड़ा बहुत क्लाउडी वेदर होता है और आर्टिफिशियल रेन होती है तो उससे स्मोक छट सकती है, या वक्ती तौर पे 1 या 2 दिन का ही रिलीफ मिलेगा? आपको क्या लगता है वो कितनी जरूरी है इस पर? देखिए जैसे क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन जब करवाते हैं, अगर क्लाउड आ जाते हैं उस नोयत के जिसमें से स्प्रे किया जा सके और बारिश हो सके, तो ये एक मरतबा तो वो एटमॉस्फेयर को साफ करेगी, लेकिन फिर वही सिलसिला जैसे, लेकिन उसको आपको सोर्स को खत्म करना पड़ेगा कि नीचे से जो पोल्यूशन हवा में भेज रहे हैं तो उसको किस तरीके से खत्म करना होगा। अदरवाइज ये कोई 72 आवर्स के बाद जो है फिर जो हवा में जो मलक होना शुरू हो जाएगी, एटमॉस्फेयर फिर पोल्यूटेड हो जाएगी। और तरीका यही है कि हमें जो है इसको खत्म करना है किसी तरीके से सोर्स को, कि एटमॉस्फेयर में हम पोल्यूशन जो है वो ना जाने दें। अच्छा चौधरी साहब, हम क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि दिसंबर का आगाज क्या बल्कि पहला अशरा दिसंबर का गुजर चुका है, तो सर्दियां अब हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही हैं कि जिस तरह सर्दियों की एक शिद्दत हुआ करती थी दिसंबर के अंदर। तो वाकई ही में अब भी दोपहर के टाइम भी आप जैकेट, या लाहौर में ख़ास तौर पे अगर बात करें तो आप कैरी नहीं कर सकते हैं। तो सर अब विंटर्स कहाँ तक महदूद होंगी? ये सीज़न कितना रहेगा? फेब तक रहेगा? जनवरी तक रहेगा? क्योंकि हम तो क्लाइमेट चेंज अपनी आंखों से होती देख रहे हैं, सर्दी का तो नामो निशान हमें नज़र नहीं आ रहा है। देखिए इस साल जो प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात ने की है अगले 3 माह की, यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक, इसमें कहा गया कि ये इसमें टेम्परेचर मामूल से इस मरतबा ज्यादा रहेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान, नॉट लाहौर, ना जो नॉर्दर्न एरियाज वगैरह, हर जगह पे जो टेम्परेचर होंगे मामूल से इस मरतबा ज्यादा रहने का जो फोरकास्ट की है। और इसमें जो बारिशें जो कुछ मामूल से थोड़ी सी ज्यादा दी गई हैं, जब थ्रू आउट पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जैसे जो एक फिनोमेना होता है सी सरफेस टेम्परेचर, अगर पैसिफिक ओशन का जो चिली और पैरो के दौरान जो वहाँ पे ज्यादा हो जाए तो वो अफेक्ट कर रहा होता है। तो ये फिनोमेना जो है कि इस मरतबा जो है ये ज्यादा टेम्परेचर है नॉर्मल से वहाँ पे, तो वो इसीलिए जो अफेक्ट हो रहा है, और पाकिस्तान में भी जो है टेम्परेचर ज्यादा रहने का जो इम्कान है। गर्मियों में ज्यादा रहने का, या विंटर सीजन में टेम्परेचर जो है वो माइनस में होगा? देखिए वो तो चलते रहे, लेकिन मैं मामूल से बात कर रहा हूँ। देखिए मामूल, फर्ज करें मामूल का टेम्परेचर अभी लाहौर का जो है इस महीने का जो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको अगर ले लो तो ये 7-6 से थोड़ा सा ज्यादा रहने का इम्कान है। और ये पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि मामूल से थोड़े से कम टेम्परेचर इस मतलब जो प्रेडिक्ट किए है महकमा मौसमियात ने, और विंटर सीजन में ये सिलसिला चलेगा। और इसी वजह से जो है वो अभी खुल के उस तरह से सर्दी आ भी नहीं रही है। अब तो हमें मट्टी और डस्ट की वजह से
अब दिन में सूरज भी इतना धुंधला नज़र आता है और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि रात को तारे भी आपको नज़र नहीं आते हैं। हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। बट क्या गर्मियों के अंदर भी यही सूरत हाल रहेगी? क्योंकि अगर जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि अगर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में इतना ज़्यादा स्मॉग होता है तो जून जुलाई में भी लाहौर उतना ही आलूदा होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन वहाँ पे जो एक टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि कोई चीज जैसे एटमॉस्फेयर में जाएगी जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो डिस्पर्स होगी। और गर्मियों में ऑलरेडी पोल्यूशन ज्यादा होती है जब वीट का सीजन होता है, थ्रेशिंग का। अच्छा चौधरी साहब, अगर जी 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 सर मुकम्मल कीजिएगा बात। जी, उस वक्त जो है पोल्यूशन ज्यादा होती है, लेकिन नजर इस विजिबल इसलिए नहीं हो रही होती कि टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है। उसको मोहल्लक जमने नहीं देता ऊपर एटमॉस्फेयर में, वो डिस्पर्स करता रहता है। तो लेकिन सर्दियों में उसको उल्टा है कि टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो इसलिए हमें ये नजर आना शुरू हो जाती है। सर आप तो वेदर एक्सपर्ट हैं, क्या सजेस्ट करेंगे जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हम लोग फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, जितने ये ट्रांजिट आ रहा है वेदर का, हुकूमती लेवल पर क्या मेजर्स लेने चाहिए हैं गवर्नमेंट को? देखिए, ये तो ऑलरेडी ले रहे हैं। ये तो अगर शुरू साल में जैसे जो भट्टे हैं या जो फैक्ट्रियां वगैरह है या व्हीकल्स वगैरह जो है, क्योंकि स्टबल बनने तो उसी सीजन में होगी जो हमारा जो सीजन है अक्टूबर और नवंबर में। अगर दूसरी चीजें जो है उनकी जो मेजर्स लेना शुरू कर दें स्ट्रिक्टली जो है, और स्पेशली जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, तो इनको कंट्रोल कर ले तो ये काफी ज्यादा इसमें कमी वाक़या हो सकती है। या ट्रीज जो है वो प्लांट करना शुरू करें तो उससे भी एटमॉस्फेयर साफ होती है। ठीक है, उससे भी एटमॉस्फेयर साफ होता है। अल्लाह करे इस ये जो एटमॉस्फेयर है मजीद हमें इस पर इकदाम करने की हमारी हुकूमतों को भी अल्लाह तौफीक दे, क्योंकि हालात ये हमारे आने वाली नस्लों की बका का मामला है। बहुत शुक्रिया चौधरी असलम साहब। असल चीज़ ही ये है कि इकदाम तो होंगे, लेकिन जो चीज़ें अगर आप टाइमली नहीं करेंगे तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो आपको और हमें फेस करने पड़ेंगे, जो हम फेस कर रहे हैं। अगर 10 साल की कोई प्लानिंग होती, आज से 5 साल पहले इस हवाले से हमारे हुक्मरानों ने या हमारे जो भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से लोग हैं मेजर्स लिए होते, तो हमें आज ये चीज़ें ना देखनी आपको क्या लगता है नहीं लिए होंगे? कहाँ लिए हैं तो आपको ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर इतनी पुरानी हाउसिंग कॉलोनीज बनती नज़र आ रही है, आपको इतने प्लॉट्स रेजिडेंशियल एरियाज में फैक्ट्रीज बनती नजर आ रही हैं जहां पर धुआं छोड़ती गाड़ियां। अब आप अपने बड़ों से अगर सुनते हैं जहां पर अमरूद के, जहां पर आमों के बाग हुआ करते थे, अब उनको सब काट के सफाई हस्ती से मिटा के उनको आबाद इस तरीके से किया गया कि उनको कंक्रीट के जंगल बना दिए गए। और अभी भी लाहौर का कोई मास्टर प्लान नहीं है, अभी भी लाहौर किसी प्लानिंग के तहत नहीं चल रहा है, अभी भी बस चलता जा रहा है। तो आइंदा अभी तो हम पहले ही नंबर 1 पर हैं, फिर उसके बाद अगर यही सूरत हाल रही तो फिर मुझे लगता है कि लाहौर वालों को हिजरत करके यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी डस्ट में, जितनी पोल्यूशन में हम लोग सांस ले रहे हैं, ये हम लोगों को ही पता है कि अंदर गंद ही गंद जा रहा है और वो ही हमारी सेहत को खराब कर रहा है। लाइफ टाइम जो है हमारा 7 साल कम हो गया है इस पोल्यूशन की वजह से। तो अभी अगर कोई इकदाम या मेजर्स लिए जाएंगे तो कम से कम अगले 10 साल बाद हम कोई अच्छे क्लाइमेट की, किसी अच्छे माहौल की हम तवक्को कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कॉस्मेटिक्स ही चेंजेस करके सिर्फ खबरों में आने के लिए या सिर्फ बनावटी चीज़ें करके अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी तो फिर आपके भी बच्चे सफ़र करेंगे और हम सब के बच्चे सफ़र करेंगे, क्योंकि जो हालात जिस जानिब जा रहे हैं सेहत पर बहुत ज़्यादा इसके असरात हो रहे हैं नेगेटिव। तो इस पर मेरा ख्याल है काम करने की ज़रूरत है और संजीदगी से करने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा, अगर हम खेल की बात करें तो आपको पता है कि हमारा नेशनल खेल कौन सा है? हॉकी है। लेकिन कहीं से लगता है आपको हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज की या हमारे हुकूमतों की तवज्जो देख कर के ये हॉकी जो है इसके साथ जो सलूक कभी हम हॉकी के वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे और अभी ये सूरत हाल है कि हमारे जो स्पोर्ट्स बोर्ड वाले हैं वो क्रिकेट के अलावा हॉकी पर तो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। फंड्स की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हॉकी एक्सपर्ट हैं या जो हॉकी लवर्स हैं वो आगे निकलते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, खेल में नाम बनाते हैं। और अभी जो जूनियर हॉकी चैंपियनशिप जारी है, वर्ल्ड कप हो रहा है, उसका भी, उसमें भी पाकिस्तान जो है वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है पाकिस्तान ने। लेकिन ये बात अपनी जगह ठीक है, हमारे जूनियर्स ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया है, लेकिन जो हॉकी के साथ सौतेलों वाला सलूक किया है, जो जुल्म सितम हॉकी के साथ किया है, मेरा ख्याल है बाकी किसी खेल के साथ वो सलूक नहीं हुआ है। बट ये चीज़ अप्रिशिएटेबल है कि हमारी जो क्वार्टर फाइनल के लिए रसाई हासिल की है जूनियर हॉकी कप में हमारी टीम ने, तो
इनको अप्रिशिएट करेंगे, बट फिर भी इसके जो इसके नुकसानात हैं, जो हॉकी के साथ जो कुछ हुआ है वो अपनी जगह एक हकीकत है। हमारे प्लेयर्स वो बेचारे खुद अपने रिसोर्सेज के साथ, आप देखिए ग्राउंड्स कितनी है हॉकी के लिए जो मुख्तस की गई हैं, डोमेस्टिक लेवल पर हॉकी के हवाले से कोई काम नहीं होता है। कॉलेजेस के जो इंटर कॉलेज चैंपियनशिप होती है या आपस में मुकाबले होते हैं वो नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद जूनियर कप में पाकिस्तानी टीम में क्वालिफाई करना ये एक बड़ी बात है। इमाद भट्ट हॉकी प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। इमाद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। इमाद, ये बताइएगा, ठीक है हम अप्रिशिएट करते हैं, खुशी की बात है कि पाकिस्तानी हमारी जो हॉकी की टीम है उसने क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है, बट क्या वजह है नेशनल गेम होने के बावजूद हॉकी को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है? कभी हम चैंपियंस हुआ करते थे, हॉकी के चैंपियन होते थे, और आज हालत ये है कि दूर दूर तक हमारा कोई अता पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन किया और थैंक यू मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। इसमें मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमारे पास टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। आपने रिसेंटली आपने मैचेस देखे भी होंगे, आप फॉलो करते हैं हॉकी को, लोग भी देखते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान हॉकी में अभी जंग चल रही है थोड़ी सी सीट्स की। अभी नए सेक्रेटरी आए हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, जो पुराने थे उन्होंने भी भरपूर तरीके से अपना काम किया। जिसको जितना टाइम मिलता है वो अपनी अपनी जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभा रहे हैं। तो प्लेयर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है कि प्लेयर्स जो वो कंसिस्टेंसी जो है ना उनमें वो बरकरार नहीं रह पा रही, कि उनको एक टूर्नामेंट जो मिलता है वो एक साल में एक टूर्नामेंट या एक साल में 2 टूर्नामेंट मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में जो फ़र्क आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे साथ वाले जो कंट्री है, हमारे हमसाया मुल्क का इंडिया, वो उनका जो हॉकी का बजट है मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, पर वो हमसे तकरीबन 10 गुना आगे हैं। आज उन्होंने रिसेंटली 2020 ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। एशियन गेम्स रिसेंटली वो चैंपियन हुए हैं, उन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। क्यों किया है? क्योंकि उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट की सपोर्ट है, उनकी हॉकी फेडरेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सॉरी टू से, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 साल से टीम से बाहर हूँ, हमारी मीडिया बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं करती। मीडिया सिर्फ क्रिकेटर्स को सपोर्ट करती है, हॉकी प्लेयर्स को ज़ीरो सपोर्ट नहीं करती। इमाद, हम तो जिस हद तक आवाज़ उठानी चाहिए हम तो उठाते हैं। आज का यह सेगमेंट में आपको लेने का मकसद भी हमारा ये है, लेकिन असल चीज़ ये है कि हॉकी की फेडरेशंस होती हैं, हॉकी की फेडरेशंस हैं, क्या ये फेडरेशंस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी अपना किरदार अदा करें इस मामले में? इतने फंड्स होते हैं फेडरेशंस के पास, तो क्या तवक्को है आपसे, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। जैसे कि पीसीबी अपने प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, सारे उनकी एडिटिंग करते हैं। उन्होंने अपने सारे लहदा शोबाजात बनाए हुए हैं जहाँ पे प्लेयर्स की ग्रूमिंग के लिए काम कर रहे हैं। हॉकी फेडरेशन में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, क्योंकि अभी हम अपनी रैंकिंग को बेहतर करने की तरफ लगे हुए हैं। हमारी थोड़ी सी पीछे प्रॉब्लम्स आई थी, हमने 1-2 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन ली, विड्रॉ कर लिया, पार्टिसिपेशन ली, विड्रॉ कर लिया। लोगों को तो पता ही नहीं कि हम क्यों इतनी दूर गए रैंकिंग। हम किसी टीम से हारे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरी टीम, मुझे अपनी टीम पे पूरा फख्र है और भरोसा है और यकीन है हम किसी भी टीम को इजीली हरा सकते हैं। हमें सिर्फ थोड़ी सी नेक नीयत, मेहनत और थोड़ी सी फैसिलिटीज की जरूरत है। इंशाल्लाह हम किसी भी टीम को भी पकड़ सकते हैं। बाकी जो आपने बताइए, जो हॉकी फेडरेशन है इसको फंड्स कितने मिलते हैं? मतलब क्या फंड्स की कमी होती है? क्या स्पोर्ट्स बोर्ड इनके साथ ताउन नहीं करती? मसला क्या है? मसला यही है कि वो सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए आपको फंड जारी कर देते हैं और नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए फिर हॉकी फेडरेशन को किसी और के तरले डालने पड़ते हैं, किसी और के लिए भीख मांगनी पड़ती है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। नेशनल गेम है हॉकी यार, प्लीज। अगर गवर्नमेंट इसको हुकूमत ने इसको डिक्लेयर किया हुआ नेशनल गेम, तो इसके साथ पूरा इसके साथ बर्ताव करना चाहिए नेशनल गेम वाला। बिल्कुल, जिसको आपने बेरोजगार छोड़ा हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल जीरो सपोर्ट है। आर्मी कुछ टाइम सपोर्ट करती है, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, अभी नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, उनकी कोई वहाँ पे है कोई यारी दोस्ती, जो भी उनका वहाँ पे सिस्टम है वो सपोर्ट कर देते हैं। कोई सिंध से कभी सपोर्ट आ जाती है, कभी कोई एक परमानेंट सपोर्ट नहीं है जिसको आप समझे कि ये बंदा पीछे लगा हुआ है। तो आपके पास क्रिकेट को भी ज्यादातर ऐसा होता है कि आईसीसी की तरफ से जो है मैचेस खेले जाते हैं तो उधर से मिलता है, इंटरनेशनली रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर स्पॉन्सर्स होते हैं साथ एड्स वगैरह के, जो कि जिसकी वजह से जो क्रिकेट है वो इतना रिच खेल है। आपके पास क्या स्पॉन्सर्स नहीं है? और मैं स्पेसिफिकली जो रोल है फेडरेशन का वो जानना चाह रही हूँ कि उनको स्पोर्ट्स बोर्ड ने अलॉट करने होते हैं फंड्स,
क्या स्पोर्ट्स बोर्ड अलॉट नहीं करता, या जो वजीर खेल है क्या उनसे कोई बातचीत नहीं है, मिस कम्युनिकेशन का है, जिसकी वजह से हॉकी को फंड्स नहीं मिल रहे? स्पोर्ट्स बोर्ड भी तब तक फंड जारी नहीं करता जब तक उनको पीछे से कोई वो इन्फॉर्मेशन ना हो वजीर खेल की तरफ से, क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड कभी भी खुद अपनी तरफ से किसी को फंड नहीं दे सकता। ये पूरा एक पीछे सिस्टम होता है, उनको सिस्टम के तहत चलना होता है, और ये पूरा इनका जो बजट होता है पर ईयर का होता है कि इन्होंने इस हिसाब से जो है वो स्पोर्ट्स में बजट देना है। आपने स्पॉन्सर्स की बात की है, हमारी शर्ट देख लें, अभी रिसेंटली बच्चे जूनियर वर्ल्ड कप छोटा इवेंट नहीं है हॉकी में, जूनियर वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। आप इंडिया की शर्ट उठा के देख लें, पाकिस्तान की शर्ट उठा के देख लें, इंडिया की जर्सी के ऊपर 5 स्पॉन्सर लगे हुए इस वक्त, 5 स्पॉन्सर। हमारी शर्ट के ऊपर एक स्पॉन्सर है, मुझे नाम भी नहीं पढ़ना आ रहा वो क्या लिखा हुआ है। तो अमाद फिर ये बताइएगा कि जिस तरह अब हमारी जूनियर टीम है, हर जिस तरह क्रिकेट में है डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती है, फिर डोमेस्टिक लेवल पर टैलेंट को हंट करने के लिए टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं, ग्राउंड्स होती हैं, टैलेंट को हंट किया जाता है। हॉकी के साथ क्या मामला है, हॉकी में किस तरह टैलेंट हंट होता है, यहाँ पर इस हवाले से क्या काम किया जाता है? हॉकी में पहले जब स्टार्टिंग में अकेडमीज लगाई गई थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से, उसमें पाकिस्तान हॉकी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को तकरीबन मैक्सिमम 18 से 19 प्लेयर्स जो है वो मिल रहे थे उस हॉकी अकेडमी से। जब वो अकेडमीज बंद की गई थोड़े फंड की वजह से, तो वो ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। उसके बाद जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए, तो उन्होंने आते ही जो वो डिपार्टमेंट जो हो टीमें थी वो सारी ख़त्म कर दी, और जिसकी वजह से आज तक प्लेयर जो वो टैलेंट आगे नहीं आ सके, जॉब का वेट कर बिल्कुल वापस नहीं आ सके। और अब मुझे लग रहा है इस दौर में कोई हॉकी खेलना चाहता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। इतने दिन मेरे सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है 10-10 साल, 12-12 साल, और उनके पास जॉब नहीं है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तवज्जो नहीं है ना, किसी की प्रायोरिटी में है नहीं है। आप रिकमेंडेशंस क्या देना चाहेंगे इमाद? लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो हमें पता है कि नहीं है, सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन यही है कि अगर आपने हॉकी को सही तरीके से रन करना है, इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, या अगर नहीं प्राइवेटाइज कर सकते तो गवर्नमेंट को एक ऐसा बजट देना चाहिए कि भाई फेडरेशन के साथ बात करें, मामला तय करें कि भाई 1 साल में आपका ये बजट है, आपने जितने भी टूर्स करने हैं, जो भी कुछ करना है, टूर्नामेंट्स खेलने हैं, मैचेस खेलने हैं, आपको ये बजट जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा, और आपने ये सही तरीके से इन बच्चों में स्पेंड करना है। और अगर वो सही जगह पे स्पेंड होगा तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी अपना खोया मुकाम जरूर वापस चले। आएगा। अमाद, हमने इस पर तो बात कर ली है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अभी जो हमारी जो हॉकी की टीम है जिसने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, क्या समझते हैं कितना ज़बरदस्त ये एक अचीवमेंट है पाकिस्तान की? आगे हमारे जो हॉकी के प्लेयर्स जूनियर टीम के हैं, इनको देख कर लगता है कि हम इस कप में आगे ये कप विन कर, अल्लाह करे ये कप विन करें, पोटेंशियल है हमारी हॉकी टीम में इतना जो खेल रही है? साथ है, मुझे अपने बच्चों पे पूरा यकीन है, और ये वो बच्चे नहीं है, मेरे साथ तकरीबन कोई 4 से 5 लड़के मेरे साथ नेशनल टीम में अभी 2-2 टूर जिन्होंने किए हैं, और वो उनमें बहुत टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इन बच्चों में पूरी पोटेंशियल है। ये पाकिस्तान को एक हिस्ट्री बनाएंगे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह जरूर। ये दिन दूर नहीं है, सिर्फ 2-3 दिन की बात है, आप देखेंगे, आप लोग खुद देखेंगे इंशाल्लाह। रियली होप सो कि ऐसा हो भी। लेकिन अभी तक आइडियल टीम कौन सी आपको नजर आ रही है पाकिस्तान के अलावा, जिनकी तैयारी ज्यादा है, जो फेवरेट टीम जिसको कहा जा सकता है? हॉलैंड एंड इंडिया। अच्छा देखिए ना, इंडिया कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें वो पूरी तवज्जो देते हैं। इमाद, कैन यू कैटेगराइज के ये सिर्फ फुटबॉल के साथ ही हॉकी के साथ ही ऐसा हो रहा है, या बाकी तमाम जो खेल है उनके साथ भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का सौतेलों वाला सलूक ही है? बिल्कुल, हॉकी के साथ नहीं, बाकी सारे स्पोर्ट्स के साथ भी ऐसे ही है। मेरे सारे काफ़ी एथलीट्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट एथलीट है अभी लड़का नया शजर अब्बास, 2-3 और लड़के हैं, जी टेनिस स्टार हैं भी, और लड़के हैं, फुटबॉलर्स हैं, मेरे दोस्त हैं काफ़ी ज़्यादा, सबके साथ बिल्कुल ऐसे सलूक होता है। जी। अच्छा, बिल्कुल ऐसे सलूक हो रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं उनका एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बड़ी हैंडसम अमाउंट उनको मिलती है, जो नेशनल प्लेयर्स हैं हमारे हॉकी के, उनकी ब्रैकेट की सैलरी, उनकी सैलरी की ब्रैकेट क्या होती है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? क्योंकि जब तक फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं होंगे तब तक उनका फोकस नहीं हो सकता है अपनी गेम पे।
उनको इस हवाले से कितना फंड्स दिया जाता है या कितना उनको इस हवाले से इंकरेज किया जाता है? अभी एट द मोमेंट तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास बजट की प्रॉब्लम है। अभी जो रिसेंटली सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आसिफ बाजवा साहब, मैं उनको पर्सनली तौर पे जानता हूँ, वो उनके पास फंड आने की देर है, वो प्लेयर्स को कभी मायूस नहीं करेंगे और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं प्लेयर्स को। जितना टाइम पीछे राणा साहब को सेक्रेटरीशिप में मिला था, बाजवा साहब को मिला था सेक्रेटरीशिप में, इन्होंने प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भरपूर तरीके से दिए हैं और उम्मीद है कि जब आगे से दोबारा फंड आएंगे वो जरूर प्लेयर्स को देंगे। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि जब क्रिकेट को इतने फंड्स मिल सकते हैं तो हॉकी के लिए फंड्स नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसको तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। अदरवाइज फंड्स ना मिलना ये तो एक लेम एक्सक्यूज है, वरना अदरवाइज जहाँ पे ज़रूरत होती है फंड्स की उनको रिलीज किए जाते हैं। ये मुझे क्लियर नहीं पता कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, पर यह कि हॉकी के साथ वाकई ज्यादती की जा रही है, तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जा रही। अच्छा, ऐसा है ना, मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे क्रिकेट के होते हैं, पीएसएल है, डोमेस्टिक लेवल पर टूर्नामेंट करवाया है, एक तो नया टैलेंट हंट होता है इससे, और फिर एक इन हाउस एक्टिविटी पाकिस्तान में बहुत बड़ी हो जाती है। तो आई थिंक इस तरह से हॉकी के भी होने चाहिए इन हाउस टूर्नामेंट, जहाँ पर, क्योंकि आवाम को और अम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट के लिए और मैसर ही क्या है यहाँ पर पाकिस्तान में, तो हमारे कम से कम खेल के मैदान तो आबाद हो। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने एक ऐसा टूर्नामेंट खोया था अभी रिसेंटली, आपको शायद पता होगा, ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड जो अभी ओमान ने ले लिया, वो पाकिस्तान में होना था जी जी बिल्कुल जी। और वो ऐसा एक टूर्नामेंट था जिससे पाकिस्तान हॉकी को एक ऐसा बूस्ट मिलना था जो कभी जिंदगी में नहीं मिलना, पर आई डोंट नो कि उसको क्यों विड्रॉ कर दिया गया। बाद में सिर्फ खबर ये आई, न्यूज़ ये आई कि भाई फंडिंग की कमी की वजह से जो है वो ये टूर्नामेंट जो है यहाँ से पोस्टपोन करके ओमान को दे दिया गया है। ठीक, अच्छा, इसमें हम क्या, ऑब्वियसली इसमें क्या, बिल्कुल ऑब्वियसली ये मसले नहीं है बल्कि मसाइल की एक तवील लिस्ट है ना, कि जो फंड्स की कमी है, फिर उसके अलावा मैनेजेरियल इश्यूज हैं, फिर उसके अलावा टैलेंट हंटिंग नहीं है, खिलाड़ियों के फाइनेंशियल मामलात हैं। अच्छा इमाद, ये बताइएगा, इस वक्त जो हमारी हॉकी जूनियर्स की टीम है, जो आलमी कप हो रहा है हॉकी का, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? क्या क्या आपकी ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए है कि हमारी टीम आगे तक जाए, फाइनल मैच खेले और अल्लाह करे उसमें भी ये कामयाबी हासिल करे? पाकिस्तान टीम अब क्वार्टर फाइनल खेल रही है स्पेन के अगेंस्ट। सिर्फ इनका ये मैच है, अगर ये सभी क्वार्टर फाइनल जीते हैं तो इंशाल्लाह फाइनल हमारा होगा अल्लाह के हुक्म से। ओके, क्योंकि जो स्पेन है, स्पेन टफेस्ट टीम है दूसरे पूल से, और अगर ये इंशाल्लाह जीते हैं, क्योंकि मैंने हॉलैंड की टीम के मैचेस भी देखे हैं और इंडिया के भी देखे हैं, उन दोनों की इस टाइम पेस ठीक है, पर पाकिस्तान की पेस के जो है वो बराबर नहीं जा रही। और हमारे कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इसमें हॉकी जूनियर्स में जो आप समझते हैं कि he could be do wonders in tournament? हनान शाहिद है, he is like very intelligent player in Pakistan hockey right now। अबू ज़र है लड़का, मुर्तज़ा है, अरशद लियाकत है, he is very nice। हमारे ड्रैग फ्लिकर अरबाज हैं, सुफियान हैं, सारे अमेजिंग प्लेयर्स हैं। Alright। अच्छा, फिर लगता क्या है आपको कि कहाँ पे हमारी कौन सी डिफेंस लाइन वीक है जिस पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारी टीम को? अगर उस पर फोकस करें तो हमारी टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अभी रिसेंटली रोलैंड ओल्डमैन ने टीम ली है 2 वीक पहले। वीकनेस हर टीम को होती है, वीकनेस को जो है वो चेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आप 1 महीने के अंदर नहीं बता सकते कि इस टीम में वीकनेस कहाँ पे है। उस पर काम करके, उस चीज़ को यूटिलाइज करके बाद में आप लोगों को पता चलता है कि वीकनेस किस जगह पे है। अभी ये तकरीबन 4 मैचेस खेले, 4 मैचेस में वीकनेस का बिल्कुल पता नहीं चलता। अगर दूसरी टीम में जल्दी से जल्दी जज करना स्टार्ट कर दें तो उनके पास सिस्टम्स हैं, उनके पास वो कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास कोचेज हैं, उनके पास पूरा स्टाफ है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी डिफेंस में इनको थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। मिडफील्ड और अटैक इनका बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, लेट्स सी, हमारी उम्मीद है कि ये क्वार्टर फाइनल जीतें और पाकिस्तान को। चलें सर, लेट्स सी। जिस तरह हमारी उम्मीदें हैं, आपकी भी उम्मीदें हैं, अल्लाह करे हमारे जूनियर्स जो कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए भी इतना अच्छा खेल खेल रहे हैं तो ये आगे कामयाब हों। बहुत शुक्रिया इमाद भट्ट आपका। असल चीज़ यही है कि हमारे यहाँ हुकूमती लेवल पर कोई इकदाम किए ही नहीं जा रहे, प्रायोरिटी नहीं है। कहने को हॉकी हमारी नेशनल गेम है, बट नेशनल गेम के साथ जो रवैया रखा गया है, आप देखिए उनके पास फंड्स ही नहीं है, खिलाड़ी बेरोजगार हैं। जब आप इस तरह के हालात देंगे
तो फिर यही सूरत हाल होगी कि जो इस समय हमारी हॉकी की हालत है, जब यही हालत सबको होगी। नजर आएगा कि पैसा सिर्फ क्रिकेट में है तो बाकी कोई और खेल, फुटबॉल या फिर हॉकी जैसे खेलों को क्यों लोग प्रायोरिटाइज करेंगे, वहाँ पर क्यों खेले जाएंगे, क्यों उनके मैदान आबाद होंगे, जब पता है कि इन खेलों से कुछ वसूल ही नहीं होना, ना आपको कोई शोहरत इज़्ज़त मिलनी है और ना आपको पैसा मिलना है, और उसके बाद भी आपको फंड्स मिलने नहीं है और आपने सिसक के खेल खेलने हैं और इंटरनेशनली आपने मुकाबले उस तरह परफॉर्म कर ही नहीं पाना जब आप मेंटली इतने ज़्यादा टॉर्चर इन्वायरमेंट में होंगे। तो इसी वजह से सिर्फ यही वजह है कि हमारे डीमोरलाइज हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स, फिर डीमोटिवेट होते हैं। और इसके साथ फिर हमारी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ हर ओहदा तो सियासी भर्ती की जाती है। जब तक आप अहल लोगों को, डिज़र्विंग लोग, वो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, राइट मैन फॉर राइट जॉब, जब तक ये काम नहीं होगा तो फिर यही हालत होगी। यही मामला हमारी क्रिकेट के साथ भी है। चेयरमैन पीसी भी आता है अपनी लेकिन मर्जी वहाँ का, पे फंड्स की टेंशन नहीं है, फंड्स की टेंशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें ना कि खराबी आपको नजर आती है। है। चलें जी, अल्लाह करे हमारी हॉकी की टीम इंशाल्लाह ये फाइनल में रसाई हासिल करे। आमीन। और हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड को भी ये देखना चाहिए है कि ये बच्चे जो कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद इतना अच्छा खेल खेल रहे हैं, तो आगे इनकी बेहतरी के लिए काम करें। हमें ब्रेक पे जाना है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहेंगे। और आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत लकी है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर वेदर भी दिया है। यहाँ पर सरसब्ज हमारे बागात भी हैं, उसके अलावा हमारी लहलहाती जो हरियाली से भरी हमारे बागात हैं, खेत हैं, उसके अलावा दरिया हैं। 5 दरिया पाकिस्तान को अल्लाह ने दिए हैं, नदियां दी हैं और पहाड़ भी दिए हैं। पाकिस्तान का आप नॉर्दर्न एरिया में जाएं आपने जरा, बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो 5 दरिया आपको दिए हैं उनमें से 3 का पानी तो इंडिया से आता है जो कि बंद किया हुआ है, वो अलग चीज और है। वो हमारी आपने जो पिक्चर एक सब्ज बाग दिखाए हैं वो लहलहाते सब कुछ खत्म हो गया, वहां पर बिल्डिंग्स बन गई हैं। नहीं, लेकिन फिर भी हमारा ये शहर के आसपास के एरियाज में ऐसा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद नहीं, मुझे लेट मी कंप्लीट के हमारे यहाँ पर आपने जिस तरह बताया कि नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, लहलहाते बाग भी हैं, हरियाली भी नजर आती है आपको, और इस टाइम इस मौसम में आपको वो सब डस्ट से भरी परी नजर आती है। वो चीज़ें हमारी नालायकी कहें, नाहली कहें, लेकिन मैं कुदरत की बात कर रहा हूँ। कुदरत ने हर लिहाज से पाकिस्तान को वसाइल, किस चीज़ की पाकिस्तान में कमी है, लेकिन मसला आपकी वाली बात है कि नालायकी का है, हमारे यहाँ तवज्जो नहीं, वरना पाकिस्तान को रिसोर्सेज के हवाले से किसी भी तरह से पाकिस्तान पीछे नहीं है। अगर पहाड़ों में इतने जो होता है ना माउंटेन्स, इतने मैं कहती हूँ इतने दहशत वाले और इतने स्ट्रॉन्ग जेस्चर है एक अर्थ का, एक इतना स्ट्रॉन्ग जेस्चर है कि आप पहाड़ को करीब से जाके देखें ना तो मुझे तो ऐसा लगता है वहशत सी होती है। मतलब इतने बुलंदो बाग पहाड़, इनका बस नहीं चले, वरना वहां पर भी इसका कुछ ना कुछ करके कबाड़ा करके हमारे यहाँ पर पहाड़ों का पाकिस्तान में आपको पता है कि 2-3 बड़ी जो चोटियां हैं, K2 है, माउंट ये पाकिस्तान में है जी, माउंट एवरेस्ट, ये K2 ये बड़ी चोटियां है पाकिस्तान में। और 80% इंसानी खुराक की जो फराहमी के जरिया ये पहाड़ हैं। हाँ। तो पहाड़ों का आलमी दिन है, तो पहाड़ों के आलमी दिन पर हम अपने हुक्मरानों को हम यही कहेंगे कि जो पहाड़ों को अलहदा छोड़ दे, इनके लिए कुछ ना कीजिए, जो है ना, इनको ना छेड़े। यहाँ पर आपको पता है अब तो पहाड़ों में भी हाउसिंग सोसाइटीज बनना शुरू हो गई। मैं वही कह रही हूँ, आप पहाड़ों पे ऐसा कुछ ना बना दें, अतराफ में जाएं। लेकिन ये है कि हमारे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन पहाड़ों का बहुत अहम किरदार है। हमारा इकोसिस्टम जो है वो बेहतरीन रहता है। और वैसे भी सैर व सयाहत के हवाले से जमीन के बैलेंस के लिए भी अगर आप देखें बैलेंस रखा हुआ है, पहाड़ों की वजह से जमीन जो है वो बैलेंस है। और वैसे भी लेकिन आप एनवायरनमेंट को देखें, अक्सर हवाओं का रुख भी पहाड़ों की वजह से बदलता है, पहाड़ों की वजह से बदलता है। लेकिन पाकिस्तान में जो पहाड़ों की इस वक्त जो हालत है ना, हमने तो बाकी दुनिया में ये होता है कि नेचर को मज़ीद खूबसूरत किया जाता है अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए, अपनी गवर्नेंस के ज़रिए। हमारे यहाँ जो तबाही हमने अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज की है ना, वो इंतहाई तकलीफ दे है। आप ये देखें कि हमारे सरसब्ज खेत खलियान होते थे, अभी भी हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर जो शहर के आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पर देख लें उनको कंक्रीट में बदल दिया गया है। फिर दरिया जिनका आपने जिक्र किया, हमारी नालायकी की वजह से डैम्स हम लोग नहीं बनाते हैं, रावी जो है दरिया हमारे सूख गए हैं। फिर यही हाल पहाड़ों के साथ है। अब देखिए कालाबाग डैम अगर अभी स्टार्ट करना चाहें तो कालाबाग डैम कहाँ पर बनेगा? कालाबाग डैम पर अभी आज ही
तीनों तरफ पहाड़ है, सिर्फ एक तरफ आपने एक दीवार बनानी है और वो सस्ता काम है बजाय दयामीर और भाषा डैम के। लेकिन क्या है कि अच्छा, इसमें सब इकट्ठे बैठ नहीं सकते। कालाबाग डैम को हम फिर कहते हैं कि ठीक है कंट्रोवर्शियल इसको बना दिया गया, छोड़ दें। क्यों कंट्रोवर्शियल लेकिन है? अगर आपको लगता है कि वो अच्छा है और इसमें आवाम को रिलीफ देंगे, आप ना उसमें अपने अपने जो जमींदार हैं वो अपनी, जाहिर है कालाबाग डैम बनेगा, उसमें ज़मीन आएगी, उसके बाद वो ये कहकर उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है कि अगर पानी आएगा ज़्यादा, ओवरफ्लो हो गया तो देहात बह जाएंगे। अब जब सैलाब आया है लास्ट ईयर, उसमें क्या देहात नहीं भाई? मैं ये बात कह रहा हूँ, चले फिर उसको अगर आपने सियासी मसला बना दिया, उसको सियासी रंग दे दिया गया है, दयामीर डैम है, धासू डैम है, भाषा डैम है, बाकी चीज़ों पर हम क्या काम करें? फिर इसके अलावा पहाड़ों पर ये जो तामीरात हो रही हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, दरख्तों को काटा जा रहा है, अल्टीमेटली जिसका भी आप और मैं रोना रो रहे हैं ना स्मोक का, तो ये भी इसी वजह है कि हमने पहाड़ों तक को भी नहीं छोड़ा। आपने टिम्बर माफिया को कंट्रोल किया, कंट्रोल किया होता तो आज ये हाल होता। टिम्बर माफिया अपनी जागीर समझ के वो दरख्तों को काट रहे होते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। और फिर इसमें कोई हुकूमत को आप ब्लेम नहीं कर सकते हर बार की हुकूमत है, ठीक है हुकूमत का काम है एक मैकेनिज्म बनाना। इनफरादी तौर पर आप और मेरे जैसे लोग रिश्वत लेते हैं, फिर जो छापा मारने जाते होंगे या टिम्बर माफिया जिनको मंथली जाके रिश्वत देता होगा, वो फिर आप और हमारे जैसे ही हैं जो कि अपनी नस्लों का ही। और फिर पाकिस्तान में रहना कौन चाहता है? जो इन्वायरमेंट की इस वक्त सिचुएशन हो चुकी है, यहाँ से लोग अपना सरमाया बाहर लेकर जा रहे हैं और जो बाहर से लोग हैं वो वापस कभी भी पाकिस्तान में आना नहीं चाहते हैं। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रियाटिक जो है जज्बे वाले लोग आएंगे और उनमें पाकिस्तान को लेके बड़ी मोहब्बत होगी, बड़ा जज्बा होगा? मुझे लगता है कि अब जो बेबस है ना, जिसका बाहर कहीं बस नहीं चल रहा होता, वही सिर्फ पाकिस्तान में रहता है। और फिर क्या करे, मजबूरी के तहत आपने जहाँ रहना है आपको उससे फिर कहना पड़ता है हमारा वतन है, हमारी मोहब्बत है। वरना हर कोई बेहतर मौके के लिए अब कोई अच्छे लेवल पे बैठा है। खून के आंसू रोता है जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, वो यही है, पाकिस्तान से मोहब्बत सबको है, लेकिन आना कोई नहीं चाहता, यहाँ पे रहना कोई नहीं चाहता। हालात ये होने चाहिए। बात हम यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की रिसोर्स की कमी नहीं है, हर तरह से पाकिस्तान बेहतर है। अगर हमारे चंद हुक्मरानों की गलतियों और नालायकियों की वजह से ये हालात हो रहे हैं। अब पहाड़ देखें कि कितनी चीज़ों से हमारा इससे फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, पहाड़ों से एप्पल्स हैं, उसके अलावा आलू हैं, टमाटर हैं, कितनी चीज़ें हैं पहाड़ों पर जो पहाड़ों के ज़रिए हमें मिल रही हैं। लेकिन आप ज़रा पिंडी से आगे जाएं ना, तो वहाँ पर आप देखें दरख्त काट दिए गए हैं, दरख्त काट कर वहाँ पर भी जो है ना कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, होटल्स बना दिए गए हैं। हमने कमर्शियल यूज़ के लिए अपनी नेचर को जब ख़त्म किया, जब आप नेचर से निमटते हैं ना, तो फिर उसके बाद जो हालात होते हैं, ये हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, स्मोक का, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज, इन सब चीज़ों की वजह यही है कि हमने अपनी जो नेचर है उससे और सबसे बड़ी बात, ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं, जो शॉपर्स हैं, जो शॉपिंग बैग्स हैं जो कि प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, ये इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। और प्लास्टिक की वजह से और डस्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है उसको ख़तरा पड़ गया है। आप ये देखिए कि हमारी पोल्यूशन इतनी, हम ना नेकी समझते हैं, फ़र्ज समझते हैं कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं हमने वहाँ पर गंदगी फैला कर आनी है, हमने अपने पीछे कोई ना कोई चीज़ छोड़ के आनी है जिसकी वजह से पोल्यूशन या डस्ट फैले। चाहे आप पाकिस्तान में किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं या आप पाकिस्तान में किसी शहर के अंदर हैं, गाड़ी में बैठे हैं, खाने पीने के बाद सब कुछ सड़क पे फेंक देना है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में कहीं आउटिंग के लिए गए हैं, आप जो खा रहे हैं आपने वहीं पे फेंक देना है। यहाँ पे पहाड़ों के हकूक का रोना रो रहे हैं, यहाँ पे इंसानों को हुकूक मुयस्सर नहीं है। रियासत का बुनियादी जिम्मेदारी होती है जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। हम रियासत हमारी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन नहीं है, पहाड़ों के हकूक की हम बात करें। खैर, हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद से। ब्रेक के बाद आपको खुशरामदीद कहेंगे और अभी हेल्थ इशू पर हम बात करने जा रहे हैं। और हेल्थ में आपको पता है कि हम हमेशा ब्यूटिफिकेशन पर भी बात करते हैं, लेकिन ब्यूटिफिकेशन में बालों का एक बहुत आम रोल है। आपके बाल अगर खूबसूरत हैं, कुदरती तौर पर मजबूत हैं, मतलब एक शाइनी हेयर्स हैं, तो वो वैसे बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। आपने कुछ ना भी उस पे बालों का आपके चेहरे की खूबसूरती में बड़ा अहम किरदार होता है। पूरी पर्सनालिटी, शख्सियत आपकी आपके हेयर्स के गिर्द घूमती है। एब्सोल्युटली। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि जितना बुरा हमारा एटमॉस्फेयर है, जितने हमारी फिर जंक फूड्स हैं, हमारी डाइट ऑर्गेनिक नहीं है,
तो इसका बराह रास्त असर भी हमारे हेयर्स पर होता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से हर दूसरा शख्स आज हमें परेशान हेयर दिखाई फॉल देता है। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा होता है, और फिर डैंड्रफ सर्दियों में, विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो ये है कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से जिसे कहते हैं सिकरी और खुश्की बालों में हो गई है, और फिर उससे हेयर फॉल होता है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है। आपके स्किन का जो स्कैल्प है, बाल बालों का रूखे हो स्कैल्प, जाते हाँ, हैं, बालों टूट का जाते स्कैल्प हैं, इतना ड्राई दोनों हो में हो जाता है। तो इसके हल के लिए जो है ना वो फिर बड़े टोटके और बड़ी कोशिशें की जाती है कि किसी तरीके से जो है वो बाल ठीक हो जाए, लेकिन जब तक आपके पास कोई जो हेयर एक्सपर्ट हैं उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ना हो तब तक आई थिंक ये काम जो है ना नीम हकीम खतरा जान वाला होता है। तो इसी पर बात करने के लिए हेयर सर्जन डॉक्टर नासिर रशीद ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। जो हमारे व्यूवर्स हमें इस टाइम देख रहे हैं उनके ये मसले हैं कि विंटर सीजन में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह सिर्फ से उनके नहीं, इवन हमारे भी यही मसले हैं। Really? हेयर फॉल सबका, हम सबका हाँ, हेयर मेरे फॉल साथ तो है, लेकिन थैंक गॉड आई एम द लकीस्ट वन कि डैंड्रफ का इशू नहीं है। बट क्या है मेन कॉज, क्या है विंटर सीजन में डैंड्रफ की, और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स प्लीज बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल एक बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है इस वक्त। नॉट ओनली दिस, सीजनल चेंजेस जो हैं वो स्किन के ऊपर भी चेंजेस लाती हैं और हेयर लॉस भी एक्स्ट्रा हो जाता है, और डैंड्रफ की तरह की और जो स्कैल्प की डिजीजेज हैं वो एग्रीवेट हो जाती हैं जिनके अंदर, जिन लोगों में ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो प्रॉब्लम। तो सबसे पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है और पब्लिक को अवेयर होने की ज़रूरत है कि डैंड्रफ जो है वो सिर्फ खुश्की नहीं है। डैंड्रफ के मल्टीपल रीजंस हैं और वो प्रॉपर डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी होता है, और लोग इसको बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, बहुत लाइट लेते हैं, और जिसकी वजह से कई दफ़ा ये बहुत क्रॉनिक स्टेज पे चला जाता है। तो डैंड्रफ में बेसिकली एक तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है डैंड्रफ, और सिंपल ड्राइनेस जो है, आपकी स्किन की सिक्रीशंस जो हैं, आपकी ऑयली सिक्रीशंस अगर वो कम हो जाएं, या इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाए, जिस तरह हीटेड इन्वायरमेंट्स में आपकी स्किन से जो मॉइस्चर है वो सक आउट हो जाती है, वेपोरेट हो जाती है, तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये दोनों बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं कि आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो रही है, उसका भी सिम्टम बिल्कुल टिपिकल डैंड्रफ वाला होगा कि वो पपड़ियां बन के और वो वाइट स्केल्स जिसको हम कहते हैं वो आपके शोल्डर पे गिरेंगी, और जो ड्राइनेस की वजह से स्केल्स बनती हैं वो भी इसी तरह की होती हैं। तो वो डायग्नोसिस एक लेमैन नहीं कर सकता। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कोई भी कॉम्पिटेंट क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट या एनीवन हु इज रिलेटेड एंड हु इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, जिसकी एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन है, आप उनके पास जाएं। इट कैन बी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट, तो हेयर स्पेशलिस्ट, हेयर सर्जन, आप उनके पास जाके उसको डायग्नोज कराएं। एब्सोल्युटली। लेकिन जो हेयर ट्रांसप्लांट जिन्होंने करवाया है इस मौसम में, उनके भी हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेदर। हम कहते हैं मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं टेलोजन एफ्लुएम, और लेमैन टर्म में कहते हैं टेम्परेरी शॉक लॉस। तो ये काफ़ी कंडीशंस हैं जिनमें आपके बाल जो हैं वो एक टेम्परेरी फेज ऑफ हेयर लॉस से गुजरते हैं और फिर वो दोबारा वापस आ जाते हैं, अगर कोई अंडरलाइंग ऐसी कंडीशन नहीं है जो उनकी दोबारा रीग्रोथ को हैम्पर करे। ठीक है, तो अगर तो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, आपकी फैमिली में कोई हेयर लॉस की हिस्ट्री नहीं है, जेनेटिक बॉल्डनेस का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आपके सारे सही हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, तो ये नॉर्मली जो सीजनल लॉस होता है कि गर्मी से आप ऑटम में जा रहे हैं या आप अच्छा, फिर यही चीज है डॉक्टर साहब, मैं यही आपसे बात पूछने वाला था कि विंटर्स जैसे ही शुरू हुई हैं तो मेरा खुद हेयर फॉल जो है ना वो जरा मुझे देखा है कि बाल जरा हद से ज्यादा टूट रहे हैं। अमूमन मेरे बाल इस तरह टूटते नहीं हैं। तो सर ये आपने चलिए ये कह के तो तसल्ली दे दिया कि नेचुरल है, जब सीजनल चेंज होता है बिल्कुल, तो ये फिर रीग्रोथ हो जाते हैं बाल, और अगर नहीं भी होते हैं किसी के जिनको ये इश्यूज हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी, इसमें सबसे पहली चीज तो इसको मॉनिटर करना बड़ा जरूरी है कि अगर आपका वो सीजनल हेयर लॉस हो रहा है कि सर्दियों से गर्मियां आ रही हैं या ऑटम से आप एक्सट्रीम विंटर में जा रहे हैं और आपके बाल एकदम चेंजेस आई हैं बालों के गिरने में या टेक्सचर में या ब्रेकिंग में, तो उसको जब एक पीरियड गुजर जाए 1-2 महीने का, 1.5-2 महीने का, उसके बाद अगर वो सेटल डाउन हो जाता है फिर तो इट्स ओके। बट अगर वो बियॉन्ड 4 मंथ्स परसिस्ट करता है और स्पेशली 6 मंथ्स के बाद भी डॉक्टर साहब की आवाज क्या होता है कि फिर आपको मेडिकल एडवाइस इंडिकेटेड है कि आप फौरन मेडिकल एडवाइस को सीख करें।
ठीक है, 6 मंथ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कोई भी ऐसा सीजनल या किसी लोकल चेंजेस की वजह से जो हेयर लॉस होगा वो 6 मंथ में रिकवरी में चला जाता है, बल्कि फोर्थ मंथ में रिकवरी में चला जाता है। तो अगर आपकी कोई भी कंडीशन 4 मंथ के बियॉन्ड परसिस्ट कर रही है, दैट अलार्म्स दैट यू नीड मेडिकल अटेंशन, आप यू नीड टू सीक अ डॉक्टर। और अगर कोई रूट से हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए क्या है? एक तो होता है कि बाल टूट रहे हैं ना, एक जो जड़ से ही निकल रहे हैं। व्हाट्स द रीजन? जैसा मैंने बताया आपको कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी डेफिशिएंसी या कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो हेयर रीग्रोथ को हैम्पर कर सकती है, तो फिर तो ये रिकवरी हो जाती है। बट अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है या कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी है, तो फिर ये जो टेम्परेरी शॉक लॉस है या टेम्परेरी सीजनल लॉस है, ये क्रॉनिक हेयर लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो इसके अंदर ये है कि आपको अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस जो पब्लिक को है वो विदाउट इवन सीइंग एनी डॉक्टर आपको अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर चेक रखना चाहिए, क्योंकि हमारी डाइट की क्वालिटी और लाइफस्टाइल की क्वालिटी इतनी चेंज हो गई है, इतनी पुअर हो गई है कि हर इंडिविजुअल को जो टीनेज से निकल आया है उसको अपने साल में 1-2 दफा विटामिन के टेस्ट, जिसमें स्पेशली विटामिन D3 और विटामिन B12 और सीरम फेरेटिन और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ऐसे कुछ टेस्ट हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, सीरम फेरेटिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विटामिन D3, विटामिन B12 और सीरम जिंक, ये ऐसे टेस्ट हैं कि साल में कम से कम 1 से 2 दफा ये करवाने चाहिए सबको, जिनको भी स्किन या हेयर का कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि वो बिफोर इट बिकम्स क्रॉनिक और बिफोर इट बिकम्स अनट्रीटेबल उसका डायग्नोसिस हो जाए और आप उसको बड़ी इजीली सिर्फ थोड़ी सी सप्लीमेंटेशन लेके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए आपने कहा कि डाइट का बड़ा अहम रोल होता है बालों के लिए, न्यूट्रिशन आपकी बहुत मैटर करती है। सर, जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं तो उनकी भी कोई गाइडेंस कीजिएगा कि न्यूट्रिशन क्या होनी चाहिए है, क्या अच्छी डाइट है जो लेकर। देखिए, मैं हर प्रोग्राम में, हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूँ कि जो स्किन और हेयर आपके 2 बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इनकी मोस्ट ऑफ द डिजीजेस इनकी अपनी नहीं होती, क्योंकि ये आपके एक किस्म का समझिए कि डैशबोर्ड है आपकी बॉडी की हेल्थ का, और ये आउटवर्ड सिम्टम्स हैं कि बॉडी में कुछ भी गलत हो रहा होगा तो सबसे पहले जो चीज सफर करेगी वो आपकी स्किन और बाल होंगे, क्योंकि बॉडी क्या करती है कि बॉडी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी, वो स्किन और बालों से खींच लेती है और बाकी आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहला सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर जब ऑप्टिमल हेल्थ से आप नीचे सब ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ जा रहे होंगे, तो पहली चेंज आपके बालों और स्किन में आएगी। तो आपकी बालों और स्किन की चेंज इतनी लाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इट कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ समथिंग मोर सीरियस गोइंग ऑन इन योर बॉडी। अच्छा, ये बताइए कि हम अपने जो स्किन है उसका तो बड़ा केयर करते हैं, उस पर सिरम्स लगाते हैं, यूवी रेज की प्रोटेक्शन के लिए सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड या पता नहीं स्किन के ऊपर क्या क्या लगाते हैं। बालों की स्कैल्प भी तो स्किन ही है ना, हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं करते। हमें बस ये है कि हमने अच्छे से वॉश कर दिए, बालों पे कुछ सिरम लगा दिया, सॉफ्टनेस के लिए कंडीशनर का यूज़ कर लिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम अपनी स्कैल्प को उस तरह से तवज्जो नहीं करते। क्या शैम्पू से सिर्फ वॉश कर लेना तो क्या स्कैल्प को नीट कर देता है, क्लेंस हो जाता है स्कैल्प बालों का? जी, देखें, शैम्पू में सबसे बड़ी चीज़ जो अवेयरनेस की ज़रूरत है वो ये है कि इस वक्त जिसको किसी किस्म का भी हेयर का डिसऑर्डर डेवलप हो गया है, चाहे उसके बाल पतले हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, बालों का टेक्सचर चेंज हो गया है, बाल ड्राई ज्यादा हो गए हैं, बालों की शाइन कम हो गई है, बाल टूट ज्यादा रहे हैं, बालों का घनापन कम हो गया है, किसी किस्म का भी अगर नॉर्मल से हटके किसी को बालों का मसला पैदा हो चुका है, तो उसको कमर्शियल केमिकल शैम्पूज यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कमर्शियल केमिकल शैम्पूज हैं उनके अंदर बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिस तरह SLS है, सोडियम लॉरेल सल्फेट है, सिलिकॉन्स हैं, ट्राइकोल्सन सल्फेट है। तो ये सारी चीजें रूट को पॉइजन करती हैं। बेसिकली दिस इज कॉल्ड स्लो पॉइजनिंग, कि ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स, ओवर पीरियड ऑफ वेरियस ईयर्स आपकी क्वांटिटी इन केमिकल्स की रूट एब्जॉर्ब करती रहती है और अल्टीमेटली उसकी एक स्लो डेथ होती रहती है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ऑर्गेनिक शैम्पू की तरफ अब जाना चाहिए। तो आपको पता है पूरी दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है, सिर्फ वो खाने से महदूद नहीं है कि ऑर्गेनिक खाना खाएं, आप पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल्स खाएं, आप पेस्टिसाइड फ्री आप फ्रूट्स खाएं, आप फर्टिलाइजर फ्री लैंड के अंदर ग्रो करें।
तो दुनिया में तो आप अगर देखें यूरोप और अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में तो अब स्टोर्स के अंदर पूरे पूरे सेक्शंस हैं जहाँ पे ऑर्गेनिकली ग्रोइंग वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिकली ग्रोइंग फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जिनके अंदर ना कोई फर्टिलाइजर यूज होती है, ना पेस्टिसाइड यूज होता है, और वो ऑलमोस्ट उनकी कॉस्ट जो है वो डबल होती है नॉर्मल फ्रूट वेजिटेबल से। तो ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ इसके अलावा कोई ऑप्शन बता दें सर। पाकिस्तान में ये चीज तो मिलना नामुमकिन है कि अगर हम कोई ऑर्गेनिक देखें। नहीं, पाकिस्तान में ऑर्गेनिक तो जिसे कहते हैं कि उसकी बेइज्जती हुई हुई है। ऑर्गेनिक चीजें इतनी अंडररेटेड हैं कि वो इतनी सस्ती अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। जिस तरह गंदम है तो आपकी ऑर्गेनिक वीट जो है वो उसका रेट पाकिस्तान में सस्ता है जो ये नॉर्मल वीट से। अगर आप जाएं थोड़ी सी एफर्ट करें तो पाकिस्तान में ऑर्गेनिक वीट बहुत इजीली मिलती है और उसका रेट, उसकी कॉस्ट पाकिस्तान में सस्ती है। इसी तरह ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और ये मोरिंगा का जिस तरह है, ये चीजें ये सारी ऑर्गेनिक हैं और अवेलेबल हैं मार्केट में। सिर्फ ये कि अवेयरनेस नहीं है हमारी पब्लिक में। पाकिस्तान में इस वक्त ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना सबसे सस्ता है दुनिया में। एब्सोल्युटली। बालों से रिलेटेड आपके सैलेड्स आपको इजीली मिल जाते हैं, जो कि आप जिनको हरी सब्जियां जिन पर आप तवज्जो नहीं देते वो तो ऑर्गेनिक आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल मिल जाती हैं, बिल्कुल मिल जाती हैं। और लेकिन टॉपिकल जिस तरह आपने बात की कि बालों से रिलेटेड, तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो पानी है, कुछ जगहों का पानी बहुत खराब है। जो बेसिक चीज है, आपने डेली सर धोना है, इवन आपने शैम्पू के बगैर भी सर धोना है, तो पानी का क्वालिटी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो हमारे जिस तरह कराची है, फैसलाबाद है और इस तरह के कुछ रीजन्स हैं जो पाकिस्तान में जिनका वाटर जो है वो हार्ड वाटर है, उसमें इम्प्योरिटीज और वो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो स्किन और हेयर के लिए बहुत जो हैं वो हार्मफुल हैं। तो उसमें आजकल बहुत इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं आरओ प्लांट। आरओ प्लांट कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, जो एक बिल्कुल छोटा सा होता है, 30-40 हज़ार रुपए का आम मिल जाता है वाटर प्योरीफायर किसी भी डीलर से, किसी दुकान से। लोग नॉर्मली उसको वाटर डिस्पेंसर पे लगाते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने शावर पे लगाएं जहाँ पे आपने अपने बालों को धोना है। तो आपके शावर की जो पाइपलाइन है उसके ऊपर एक छोटा आरओ प्लांट लगाओ। एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ एक दफा जिंदगी में करनी पड़ती है आपको। मेरे ख्याल से 20 से 40 हज़ार रुपए के बीच में ये मिल जाता है और इसका फिल्टर चेंज होता है साल 2 साल बाद। तो आरओ प्लांट जो है वो बेसिक चीज है कि जब आपके बाल जितना गंदा पानी यहाँ पर आता है ना, साल 2 साल बाद नहीं, मुझे लगता है हमारा फिल्टर तो साल 2 बार चेंज होगा एक साल में। जितना बिल्कुल आप 6 महीने बात कर सकते हैं, वो इतनी उसकी कॉस्ट नहीं है फिल्टर की, 100-200 रुपए में वो चेंज हो जाता है। बट इसमें मेन चीज ये है कि एक वाटर फिल्टर होता है, लोग कंफ्यूज करते हैं। जो वाटर फिल्टर होता है वो 3, आपने देखा होगा 3 बोतलें लगी होती हैं, वो वाटर फिल्टर होता है। और जो आरओ प्लांट होता है उस वाटर फिल्टर के ऊपर सिलेंडर्स होते हैं 3, जिसके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो आरओ प्लांट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड वाटर फिल्टर। तो आरओ प्लांट जो क्या करता है वो वाटर को बिल्कुल उसके अंदर से हर तरह की इम्प्योरिटीज और उसकी जो केमिकल्स भी इवन, एंड दैट इज रियली गुड एक्चुअली, दैट इज रियली गुड कि अगर आप अपने घर में आरओ प्लांट का एक छोटा सा करें, आपके खाने पीने के बर्तन भी आप उसी गंदे पानी से धोते हैं। बिल्कुल समटाइम हम टैप वाटर पी भी लेते हैं। हम समझते हैं अगर फ्रेश वाटर आ रहा है जो कि वाटर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, तो जैसे वो इसको क्लीन करके भेजते होंगे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्सर वो सीवरेज लाइन के साथ मिला होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो कंट्रीज ऐसी हैं जिस तरह मिडिल ईस्ट है, यूके है, कनाडा है, स्पेशली कनाडा, यूके, मिडिल ईस्ट, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इनका जो ये वाटर की सोर्स है वो इनका सी वाटर है और ये सी वाटर को प्योरीफाई करके, ट्रीट करके और उसको डिसइंफेक्ट करके टैप वाटर में देते हैं। तो इसके अंदर क्लोरीन और फ्लोराइड की कंटेंट बहुत ज्यादा होती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लोरीन और फ्लोराइड नॉट ओनली फॉर योर हेयर, आपकी स्किन को भी बहुत खराब करता है। बहुत ज्यादा स्किन डिजीज जो है वो उनका सिर्फ ट्रीटमेंट ये है कि आप इसके ऊपर आरओ प्लांट लगा दें तो आपकी 50% से ज्यादा हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम्स इन रीजन्स के अंदर बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीन क्योंकि हमने हेयर वॉश करना होता है और पानी का साफ होना बहुत ज़रूरी है। वाटर अगर हमारा साफ नहीं है, आप जितनी मर्जी मेडिकेशन ले लें, जितनी मर्जी आप अच्छे सीरम शैम्पूज यूज़ कर लें, जब पानी ही गंदा होगा तो फिर बालों को तो वो इफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली स्किन को भी खराब करेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे कि योगा और उसके जो असरात हैं वो आपकी हेल्थ पे कितने अच्छे होते हैं। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं विच इज़ रियली गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ, बट योगा इज़ बेसिकली फॉर योर मेंटल पीस एंड मेंटल हेल्थ।
योगा के ज़रिए आप अपने एंजाइटी, डिप्रेशन इसको ट्रीट कर सकते हैं, प्लस आपके इनर ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए अच्छा, योगा योगा इज सो सिर्फ हेल्पफुल। फिजिकली आपको हील नहीं करता है बल्कि स्पिरिचुअली भी आपको ये हील करता है। जिस तरह अभी फिजा ने कहा ना कि ये सिर्फ आपकी फिटनेस के लिए ज़रूरी नहीं है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आप क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान के स्पेसिफिकली हालात हैं, हर दूसरा शख्स परेशान है, तो हमारी ये जो स्ट्रेस है इसको स्टिमुलेट करने के लिए भी योगा जो है ना बहुत ज़्यादा इट्स फायदेमंद अ है। रियल कनेक्शन बिटवीन यू योर सोल। एक जिस्म का और रूह का जो ताल्लुक है ना, योगा उसको हाईलाइट करता है, उसका कनेक्शन बनाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ योगा एक्सपर्ट, फादर ऑफ योगा का टाइटल भी इन्हें मिला है, वसीम ताई हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। वसीम ताहिर साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, अभी वो अच्छा। होंगे, लेकिन अगर हम योगा की बात करें, वैसे तो बीइंग ए मुस्लिम जो नमाज है वो भी एक योगा की एक एक्सरसाइज हम कह सकते हैं। हम तो 5 टाइम योगा करते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ का रुझान नहीं रहा है, हमारे बिल्कुल ही जब से गैजेट्स आए हैं हम तो बिल्कुल एक्सरसाइज चीज़ें और वो हमारे चलने फिरने वाली चीज़ें तो रही नहीं हैं। तो योगा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप 1 घंटा भी मेडिटेशन कर लें, योगा कर लें, तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, इन दोनों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा अब सकता ये है। देखिए, योगा करने से आपका एक तो ये है कि वर्कआउट हो जाता है, दूसरा ये है कि आप वेट लॉस के लिए योगा कर सकते हैं, आप डीप स्लीप के लिए योगा कर सकते हैं, आप अपने मेंटल पीस के लिए योगा कर सकते हैं। डिफरेंट आसन होते हैं, डिफरेंट किस्म के पोस्चर्स होते हैं जिनके ज़रिए जो है आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते बल्कि हैं। योगा का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है कि वो लोग जिनको रात को अक्सर नींद नहीं आती है, कोई भी वजह हो, उन लोगों के लिए भी योगा बहुत ज़रूरी है। ये आपको बेख्वाबी से जो है ना आपकी जान छुड़वाता है, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। वसीम ताई हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वसीम साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। योगा के हवाले से ये बताइएगा कि इस वक्त हमारा जो ओवरऑल नेशन का मसला है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, इनपेशेंट से हम हो गए हैं, तो योगा कितना हेल्पफुल है इस तमाम सोल्यूशन के लिए, इन तमाम प्रॉब्लम्स के? देखिए, इसमें पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग, क्योंकि हमारे कुछ ज्यादा एक्सरसाइज करने का ट्रेंड नहीं है और लोग जो उनसा है वो क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है और खाने का भी आपको पता है स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, तो उस वजह से भी ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर सब लोग एक्सरसाइज को थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें और उसमें योगा क्योंकि बेस्ट है आपकी पूरी बॉडी के लिए, योगा का ये फायदा है कि ये साथ साथ आपकी डिजीज को भी क्योर करता है, आपका फिटनेस लेवल भी अच्छा करता है और साथ आपकी बहुत सी प्रॉब्लम जैसे कॉमन डिजीज अब सबको ही होता है। आपको पता है कि जो लोग ज्यादा वर्किंग हैं उनके कमर में दर्द होता है, उनके नेक में प्रॉब्लम होता है, सर्वाइकल हो जाता है, बहुत से लोग हैं जिनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो ये सब चीजें तब होती हैं जब आप बिल्कुल अपनी बॉडी को जरा केयर नहीं करते और अपनी जो एक लाइफ स्टाइल है उसको बिल्कुल आप चेंज नहीं करते और अपना डाइट को भी चेंज नहीं करते। तो सबसे जरूरी है कि आप सबसे पहले अपना जो है एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप अपना 10 to 20 मिनट्स जो है डेली अपने आप को दें और उससे आप देखेंगे आपके कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपकी मेडिसिन से जान छूट जाएगी, आपके डॉक्टर के पास जाना आपके लिए मतलब कम हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो आपको ये करना है। अच्छा वसीम साहब, योगा की आइडियल टाइमिंग क्या होनी चाहिए है, या किसी भी टाइम आपको अगर जब भी वक्त मिलता है आप योगा कर सकते हैं, या कोई इसकी स्पेसिफिक टाइमिंग होती है जिसमें ये ज़्यादा फायदेमंद होता है? देखें, आजकल जैसा हर इंसान बिजी है और वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, तो अभी तो आपको ये है कि अगर आप मॉर्निंग में करते हैं क्योंकि उस टाइम आप फ्री भी होते हैं, दूसरा ये है कि अगर आप सुबह उठते हैं, एक तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज के बाद आपके पास अगर आधा घंटा है तो सबसे अच्छा टाइम वो है। अदरवाइज ये है कि आप दिन में किसी टाइम भी कर लें, किसी टाइम भी, क्योंकि आपका जो नेचर ऑफ जॉब पता नहीं कैसा है हर बंदे का, तो वो जब ये सोचते हैं कि जी हम लोग के पास टाइम नहीं है, हम मतलब ये कि लेट सोते हैं या लेट उठते हैं ऐसा, तो उसमें अभी कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको 100% फायदा नहीं हो रहा तो कम से कम 80-70% तो होगा ना करने में। हाँ, कुछ ना कुछ तो आपको इन रिटर्न मिल रहा है ना। बट वैसे तो प्रेफर किया जाता है कि योगा किसी खुली फिजा में, ठंडी हवा में, किसी सब्जे में हो, लेकिन हमारे यहाँ पर स्मोक की जैसी सूरत हाल है तो हम तो बिल्कुल भी, हम तो उल्टा बीमार हो जाएंगे। हाँ, वो अब ये कि ये
देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इन चीजों को रीजन बनाएंगे तो फिर आप कभी नहीं कुछ कर सकते। आपको अपना जो गोल है वो उस तरफ जाना ही जाना है, आपको वो करना ही करना है, तब आप कामयाब हैं। इसका आपको हर सूरत में आपको फायदा ही होना है। हाँ, मतलब कभी नहीं, आप वसीम साहब, इंडोर योगा करने का फायदा नहीं है? जो हमारे इस वक्त इन्वायरमेंट का जो सूरत हाल है, इतना पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है। कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब ये है कि ये तो आप यूँ समझें कि जैसे इंसान जो है वो कई किस्म के बहाने करता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको हर सूरत करना है। अभी जैसे भी हालात हैं वो तो चेंज अभी नहीं हो सकते, तो उसकी वजह ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज छोड़ दें। आप यानी कि जिसने करना है ना उसने करना ही करना है, इंडोर करना है, आउटडोर करना है, ये लेम एक्सक्यूजेज हैं। देखें, अगर आपका कमर का दर्द है और आप उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं तो उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना इससे। वो तो आप अपनी स्ट्रेचिंग करेंगे, आपके कमर का दर्द, आपके घुटनों का दर्द, आपका नेक का दर्द, ये तो उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो आपको इंडोर आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो बात मकसद ये कहने का है कि ये सब चीज़ें जो है, इन चीज़ों को आपने नहीं जहन में रखना कि जी फलां नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये हर एक को, जितना भी मैं मुझे पाकिस्तान में लास्ट 45 ईयर्स से मैं सिखा रहा हूँ, तो ये सब वो चीज़ें हैं ना करने वाली। आपको हर सूरत करना है और बस करना है ऐसा, ठीक है? ये चीज़ बात जहन में रखें। यू हैव टू डू इट, चाहे इंडोर है चाहे आउटडोर है, बट आपको टाइम जो है वो मैनेज करना है और निकालना है। अच्छा, वैसे कौन से ऐसे योगा स्टेप्स हैं, अगर आप बताना चाहें हमें, हमारी ऑडियंस की हेल्प के लिए, जो कि ओवरऑल एक बॉडी का वर्कआउट भी कर सकते हैं और आपको एक मेंटली पीस भी दे सकते हैं? देखिए, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, और अभी क्योंकि मैं उस पर हूँ, वीडियो कॉल उस पर नहीं हूँ, जो है आपको सबसे पहले अपना ब्रीदिंग जो है, जो हमारे एक थोड़ा सा इशू भी है स्मोक की वजह से, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, थ्रू नोज आपको इनहेल करना है। अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जो नॉस्ट्रल है वो खुद ब खुद आपके जो ऑक्सीजन है उसको फिल्टर करती है। तो आपने थ्रू नोज आपको सांस लेना है और थ्रू माउथ आपको सांस छोड़ना है ऐसा। तो ये सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइज है जो आपको मतलब कहीं भी आप बैठ के कर सकते हैं, अपने ऑफिस में, घर में। तो ये आपको 5 to 10 टाइम्स आपको हर सूरत करना है, ताकि आपका जी बिल्कुल सही, लंग्स की एक्सरसाइज भी हो जाए और आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी हो। अच्छा सर, लास्टली ये बताइएगा कि कैसे फिजिकली तो ये हील करता ही है फिटनेस के हवाले से, ये कहा जाता है कि जो योगा होता है वो स्पिरिचुअली भी आपको हील करता है, वो किस तरह हील करता है सर, जरा इस बारे में भी कुछ बताइएगा। जी, उसमें एंजाइटी जैसे बहुत से लोगों को ये भी एक इशू होता है कि आप मतलब ये स्ट्रेस में रहते हैं। देखिए, उसमें यह कि आप फिजिकली भी वीक होते हैं साथ, जब स्ट्रेस आप पे अटैक करती है तो लाजमी आप बॉडी भी वीक। तो आपको ये बहुत सी उसमें स्पिरिचुअल योगा होता है, मेडिटेशन जिसमें बोलते हैं, वो थोड़ा उसको बताना पड़ता है कि आपको किस तरीके से कैसे आपको बैठना है, कैसे करना है। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो ये एंजाइटी और ये चीजें आप पे कम अटैक करती हैं। आप करके देखें, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो बहुत चीजें आपकी बॉडी आपके वो अटैक करने ही नहीं देती। जब आप वीक होते हैं तब ये बहुत सारी चीजें, स्ट्रेस भी, आपके शोल्डर, आपके नेक में पेन, तब ये सब चीजें होती हैं सर। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। और ये योगा आप मुख्तसर यही है कि योगा को हमें किसी भी तरह से अपनी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बनाना चाहिए, इससे राह फरार नहीं इख्तियार करना चाहिए। इवेंचुअली हमारी ही हेल्थ का इसको फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब आगे जिस सेगमेंट की जानिब हम बात करने लगे हैं, पाकिस्तान के अंदर तो वैसे तो हर महकमे के हवाले से बहुत सी रिपोर्ट सामने आती हैं, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है 2023 की, 2023 की। उसमें ये कहा गया है हमारे जहाँ पर बहुत से करप्ट इदारे हैं, अदलिया और पुलिस ये सरे फहरिस्त हैं, और ये वो दोनों इदारे हैं जिनका प्राइमरीली जो पर्पज़ है लोगों को इंसाफ पहुंचाना है। अब आप अंदाज़ा करें, अदलिया अगर जस्टिस ना दे, पुलिस अगर लोगों को उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ना करे, और ये इदारे इतने करप्ट हों, तो फिर पाकिस्तान में वही हालात हैं जिनको ये टॉप 3 में आते हैं। सबसे पहले पुलिस आता है, फिर उसके बाद आपके जो ये लैंड माफियाज और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो, और फिर 3rd नंबर पे आपके अदलिया आता है। और कितने के दुख की और अफसोस की बात है। और उसके बाद जो आगे फहरिस्त है उसमें इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपकी सेहत और तालीम को भी चौथे और 5वें नंबर पर रखा गया है।
मतलब ये सूरत हाल है कि ये वो तमाम शोबा जात हैं जो कि एक तो डायरेक्टली एक मुआशरे के तवाज़ुन के लिए इतना ज़रूरी है, पुलिस का, अदलिया का बिल्कुल बेबाक होना और अनबाइस्ड होकर अपने फ़ैसले करना और इन्वेस्टिगेशन करना, और फिर सबसे ज़्यादा चले अगर करप्शन में आ भी रहा है, इतने ज़्यादा और इदारे हैं, उनमें से आप किसी लो लेवल पर आता है तो समझ आता है छोटी मोटी करप्शन है। अगर आप फहरिस्त में टॉप में ऐसे इदारों, तो फिर आप कैसे ना समझे कि हम फैटफ की ग्रे लिस्ट में क्यों ना शामिल हो। बिल्कुल सही है, और इसी पर बात करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैम ये बताइएगा कि अभी ये जो कितनी अलार्मिंग रिपोर्ट है, हमारे इतने जो बड़े इदारे हैं, इन दोनों का बुनियादी मकसद तो इंसाफ के हसूल की फराहमी है। अगर हमारे मैम ये इंस्टीट्यूशंस इतने करप्ट होंगे तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन बनेंगे ये इदारे? देखिए, जहाँ तक तो अदलिया का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि उनकी ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो करते हैं कोशिश अपनी अदल गुस्तरी करने की और लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं। और अब तो खास तौर पे काजी फैज़ ईसा नए हमारे चीफ जस्टिस आए हैं, तो मेरा ख्याल है ये कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोगों को हर मामले में राहत रस्सी जो है वो मिलेगी। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, आप दुनिया का कोई मुल्क देखें, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हमेशा वैसी ही रही है जैसे अब हो रही है, और इसमें कहीं भी कोई, मैं समझती हूँ कि आप पुलिस को लचक नहीं दे सकते, क्योंकि पुलिस का इदारा सबसे ज़्यादा दुनिया में करप्ट इदारों में शामिल है। जहाँ तक सेहत का ताल्लुक है, सेहत भी जो है वो इन्हीं चीज़ों पे का दारोमदार है कि लोगों को तालीम मिलेगी तो सेहत होगी। अगर तालीम की नहीं उनको सहूलत, तो फिर कैसे मिल सकता है? सेहत की सहूलत भी नहीं मिल सकती। आपकी तबीयत भी मैम नासाज लग रही है, वी रियली प्रे कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लेकिन फिर भी उसके आपने टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बट मैम, अभी ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, आप बता रही हैं कि अभी अदलिया तो, क्योंकि हर जज जो कि मुनसिफ होता है या अपनी सीट पर बैठा होता है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि अवाम को किसी न किसी हद तक रिलीफ दिया जा सके और इंसाफ के तहत फ़ैसले किए जा सके। लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट भी एक सच है, कड़वा सच है जो कि हमारे सामने आया है। अच्छा, उसमें भी जज को कसूरवार नहीं कह सकते, क्योंकि जज हमेशा जो कोर्ट की वर्डिक्ट होती है वो ये सिर्फ प्रूफ पर होती है कि क्या सबूत है, कितने गवाहों की गवाही है उसमें, और वो सच है गलत है वो एक अलग डिबेट है। लेकिन सब कुछ जो फैसले हैं वो सबूतों पर किए जाते हैं। अब लॉयर्स भी हैं वो कि मैनिपुलेट कर देते हैं सच को, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी है जो कि मैनिपुलेट कर देती है सच को, और आ जाके नज़ला जज पे गिर जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे अभी जिक्र हुआ, पुलिस ही तो है जो इन सब कामों में करती है गड़बड़, और अगर पुलिस जो है वो ईमानदार हो तो ये सूरत हाल जो है ये कभी पैदा होने की है ही नहीं। और ये कभी इसलिए होती है कि यहाँ पे पुलिस जो है वो नहीं तावन करती, और पुलिस के तावन न करने से लोगों को देखें तालीम का ज़ेवर नहीं मिलता। और दूसरी बात ये है कि सेहत से भी वो बेबहरा रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा जस्टिस साहिबा, लेकिन जिस तरह अदलिया के हवाले से आपने बात की है मैम, अगर हम अपने माजी पर ही नज़र दौड़ाएं तो बेशुमार हमारी अदलिया के ऐसे फैसले आते हैं जिसका बराह रास्त भी नुकसान हमारे मुल्क को हुआ है। वो अदलिया से ज़्यादा हमें सियासी फैसलों की सूरत में नज़र आए हैं। आप क्या समझती हैं कि अब की जो अदलिया है इसने भी कोई माजी से सबक सीखा है? जुडिशल एक्टिविज़म की बात होती है, जुडिशल एडहॉकिज़म की बात होती है, आप समझती हैं कि अब की अदलिया जो है वो माजी की अदलिया से यकसर मुख्तलिफ है? देखिए, ज़माने के एतबार से तब्दीली में जो आती है सूरत हाल वो हर शोबे में आती है। अदलिया में भी यकीनन ऐसी ही सूरत हाल है, और मैं समझती हूँ कि तमाम जज साहिबान कोशिश तो ये करते हैं कि वो बेहतर से बेहतरीन फैसले जो है वो सादर कर सके। अब क्या उन फैसलों का तासर होता है लोगों पे? बिल्कुल, एक पार्टी ने हारना है, एक पार्टी ने जीतना। बिल्कुल सही है। पार्टी हारेगी वो जरूर कहेगा या जज मिल गया या रीडर मिल गया,
या जो बिल्कुल नासा साहिबा, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल अब आपसे मुलाकात होगी। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।